अस्सलाम वालेकुम। बचपन में नानियाँ दादियाँ सोने से पहले हमें कुछ कहानियाँ सुनाया करती थी राजा महाराजों की। बचपन में तो हम समझते थे कि ये कहानियाँ सिर्फ महज हमें सुनाने के लिए हैं और उससे नींद भी खासी अच्छी आती थी। मगर उनमें कुछ सबक आमोज बातें हुआ करती थी। बड़े हुए तो कुछ मालूम हुआ कि किताब का ताल्लुक शायद प्रैक्टिकलिटी से बहुत कम होता है। मगर इसी दौरान मुझे एक ऐसी मिसाल सुनने को मिली जो जिससे मैं दंग रह गया। हमने सुना कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए अपने ही कुछ पार्टी के रहनुमाओं को बुलाना पड़ा और उन्होंने तमाम रहनुमाओं से मुआहिदा लेने के लिए हर किसी की जो मुक़द्दस किताब जिस पर वो ईमान रखते थे, उसको मँगवाया गया और उनसे कहा गया कि हाथ रखकर अपनी ही मुक़द्दस किताब पर हल्फ़ दें कि आप कल को पार्टी के साथ वफ़ादार रहेंगे। तमाम ही अरकान मुसलमान थे, तो सब ने कुरान शरीफ पर हल्फ़ दे दिया। एक साहब जो हैं, उनके लिए भगवद गीता के लिए भगवद गीता उनके लिए मँगवाने के लिए कहा गया मगर उस वक़्त भगवद गीता अवेलेबल नहीं हुई। उन साहब ने कहा कि मैं राजपूत हूँ और राजपूत की ज़बान ही भगवद गीता होती है और उन्होंने ज़बान पर ही हल्फ़ दिया। अगले दिन जब उस हल्फ़ की अमल दरामद होने का वक़्त आया, तो कुरान पर हल्फ़ लिए हुए तमाम लोग अपने वादे से मुनहरिफ हो चुके थे मगर ज़बान पर हल्फ़ लिया हुआ शख़्स अपने वादे पर खड़ा था। ज़बान अगर होती है तो सब कुछ होती है और अगर नहीं होती तो कुछ नहीं होती। जब मैंने ये वाक़या सुना तो मैं उस राजा महाराजा की तलाश में निकला कि जिससे मैं ज़िंदगी में मिलकर ये मालूम कर सकूँ कि वाक़ई ऐसे उसूल इंसान कहाँ से सीखता है और उनके ऊपर मुश्किल वक़्त में कैसे खड़ा रहता है। मेरी खुशनसीबी कि उनके चश्मो-चिराग, उनके जानशीन ने मुझे मेरे इस गरीब खाने को पर आज हाज़िरी दी और हमारे साथ आज मौजूद हैं कंवर करणी सिंह सोढ़ा साहब। Thank अस्सलाम you. वालेकुम। Well, Shlomi, thank you अस्सलाम for वालेकुम। having me over. So Kanwar साहब, first of all, please tell me about your early life and the education journey of yours. जी, I was born in Islamabad. हुँ, I always lived with my grandparents. दादा-दादी के साथ ही मैं रहा। हुँ, तो मेरे दादा उस वक़्त एमएनए थे, तो मैं दादी के साथ वहीं पे इस्लामाबाद रहा शुरू के 6 साल। क्लास 1 तक मैंने ओपीएफ स्कूल इस्लामाबाद में हुआ करती थी। उसमें पढ़ाई की। देन आई शिफ्टेड बैक टू जब मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने माशाल्लाह लगाया, तो वी हैड टू कम बैक और फिर मैं अगेन दादा-दादी के साथ यहाँ कराची आया। फिर कराची के अंदर सेंट माइकल्स ग्रेड 2 से लेके मैंने ओ लेवल सेंट माइकल्स में की। फिर ए लेवल्स मैंने मिक्सर कॉलेज से की एंड देन आई डिड माय एलएलबी फ्रॉम ज़ेबस यूनिवर्सिटी और बस वहाँ पे हमारा पढ़ाई का सिलसिला खत्म हुआ और फिर ज़मींदारी और पॉलिटिक्स शुरू हुई। सर मुझे ये बताइए कि आपका ब्रॉट अप आपके बाकी दोस्त अहबाब, आपके कोलीग से क्या वैसा ही था या कुछ डिफरेंट था और अगर डिफरेंट था तो कैसा था? डिफरेंट मैं इस नहर से कहूँगा दैट आई हैड टू मेरे पास वो अपॉर्च्युनिटी थी कि मैं दुनिया की 2 अलग तस्वीरें देख सकूँ। मेरा ताल्लुक थर से, तो थर का सहरा भी मैंने देखा, मैंने अपनी ज़मीनें भी देखी, वहाँ के लोग भी देखे, हमारे रीत-रिवाज भी देखे। कराची एक मॉडर्न लाइफ़ होती थी, शहरी लाइफ़ होती थी, तो वो भी देखने का मिला, शहर देखने को मिला। तो वो जो दोनों एंगल्स थे, मेरे ख़्याल से बहुत कम लोगों को मिलते हैं। और घर के अंदर मैं बोलता हूँ, लोग बोलते हैं माँ-बाप सबसे बड़ी नेमत होती है, यकीनन होती है। पर जिस शख्स ने दादा-दादी भी देखे हों और परदादियाँ भी देखी हों, क्या उससे ज़्यादा लकी और खुशनसीब इंसान नहीं हो सकता। क्या तो वो खुशनसीबी मेरे हिस्से में आई क्या और उन सालों का जो एक टाइम था जो उनके साथ गुज़ारा, मेरे ख़्याल से उसमें बड़ा फ़र्क था। हर इंसान को ये मौका नहीं मिलता है। शहर के अंदर तो दादा-दादी के साथ बैठने का तसव्वुर नहीं है। बिल्कुल, मुझे मेरी परदादियों के साथ भी बैठने को मिला। क्या तो बात वो एक बड़ी अच्छी एक क्या कहते हैं चाइल्डहुड की मेमोरीज़ रहेंगी। क्या बात है! सर कुछ मुझे बताइए आपने क्या जो है वो लेसन्स ऑफ गोल्ड उनसे सीखे? कुछ आप तो कुछ बातें जो आपसे ये इन बुज़ुर्गों की सबसे अच्छी बात थी दैट इनको बोलने की ज़रूरत नहीं होती थी, इनका किरदार ही बहुत होता था। क्या छोटी-छोटी चीज़ें जो आज दिन तक मुझे याद हैं, मैंने अपनी दादी को कभी अपनी परदादी के सामने बैठते भी नहीं देखा। She would always stand. That was the respect that she had to give to my great-grandmother. I never saw my father sitting in front of my grandfather. तो ये एक तमीज़, तहज़ीब जो होती थी, वो आपको देख के आपको पता पड़ जाता था कि यार आपको किस तरीके से चलना है, किस तरीके से उठना है, किस तरीके से बैठना है। तो ये एक बड़ी इम्पैक्ट क्रिएट करती है स्पेशली एक बच्चे के अंदर। तो वो देखता है तो फिर वो भी उन्हीं प्रिंसिपल्स, उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ़ के अंदर आगे रखता है बजाए किसी दूसरी चीज़ को। हमने आपके दादा के वाक़ये का ज़िक्र किया। मैं अक़ल दंग रह जाती है जब ऐसी बातें सुनते हैं, तो ख़ास तौर पे आज के वक़्त में अगर ऐसी बातें सुनते हैं तो आज तो वफ़ा का कोई नाम नहीं है, ज़बान का कोई पास नहीं है। सर इन उसूलों के ऊपर ये उसूल इंसान सीखता कैसे है? ये उसूल इंसान के अंदर इनकॉर्पोरेट कैसे होते हैं और वो मुश्किल के वक़्त में इनमें खड़ा कैसे रहता है?
देखिए, उसमें सबसे पहले तो बात ये होती है, व्हाट इज़ योर पर्पस? हुँ, पर्पस अगर आपकी ज़िंदगी की हद तक महदूद है, तो आप कुछ भी कर लेंगे अपने आप को कम्फ़र्ट देने के लिए। बट अगर आपका पर्पस उससे बड़ा है, इफ यू फील दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग योर पीपल, इफ यू फील यू आर आंसरेबल टू योर फ्यूचर जनरेशन, आपको खुद मिसाल बननी है अपने पड़पोते और उसके आगे वाली जनरेशन को, तो फिर आपको ये फैसले करने पड़ते हैं। वो आदमी पे होता है, वो डिपेंड करे क्या चाहिए उसे। उसे नाम फेम अपने वसूल चाहिए, या कुछ वक्त की खुशियां, कुछ वक्त की जरूरतें पूरी करने वाली चीजें। तो ये आदमी आदमी पे डिपेंड करता है। आप राजपूत कबीले के सरदार हैं, चाहे वो राजपूत कबीला दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हो, उसकी आप सरबराही करते हैं। सर, राजपूत की अक्सर तादाद जो है वक़्त गुज़रने के साथ-साथ दूसरे मज़ाहिब में शामिल भी हुई। अगर कोई शख्स हमारे मज़हब का ऐसा करे तो हम तो उसका सर जो है वो तन से जुदा कर देते हैं। मगर मैंने कोई ऐसी मिसाल आप लोगों की तरफ से नहीं देखी। क्या ऐसा है कि आप लोगों ने ऐसा करने के बाद मीडिया से भी ये बातें छुपा दी या ऐसा हुआ ही नहीं? तो इसमें सिर्फ राजपूत की बात नहीं है, आप हिंदू कम्युनिटी में भी देखें, जैसी बात है, बरी सकीर के अंदर कन्वर्जन्स तो हुई हैं। हुँ, अब कुछ यकीनन तलवार के जोर पे हुई होंगी, हुँ, इससे कोई आदमी कह नहीं सकता। कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से की होंगी। हुँ, बट आप हिंदुइज्म को अगर उसकी रूह पे जाते हैं, तो हमारा मानना है कि दुनिया के अंदर कोई मजहब गलत नहीं है। हुँ। ट्रुथ इज ओनली वन। हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, जिसका मतलब है ट्रुथ इज गॉड एंड गॉड इज ब्यूटीफुल। वाह! और वहां तक पहुंचने का कोई एक रास्ता नहीं है। ये हमारा अकीदा है। मुख्तलिफ रास्ते हैं। आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, ये आप पे है। इसलिए हम किसी को गलत कह ही नहीं सकते। जब वो रब की तलाश में है, फिर किसी रास्ते से भी जाए, उसको हम कौन है सवाल उंगली उठाने वाले। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है। सर, ये रिलीजियस टॉलरेंस की जो मिसाल आप लोग कायम करते हैं, जो आपने अभी सबक दिया, कुछ हमें बताइए कि हम ये अपने अंदर कैसे इनकॉर्पोरेट करें? बिकॉज़ मैं पब्लिकली एक्सेप्ट करता हूँ कि इसकी हमारे अंदर इंतहाई सुल्तान है। नहीं, ये हमें एज अ नेशन देखना होगा। हुँ, ठीक है। जब आप रिलीजन इंटॉलरेंस की बात करते हैं, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जी, तो हमें सवाल ये करना है कि क्या हिंदू मुसलमान ये 1947 के बाद पैदा हुए हैं, बहुत खूब, या उससे पहले भी थे? बहुत खूब। अगर पहले थे, तो 712 के अंदर इस्लाम सिंध के अंदर दाखिल हुआ है जी, और एक इस्लामी रियासत आई है। बिल्कुल, 712 से लेके बिल्कुल। 1947 तक कैसे? मुझे बता दें जी, कि कितने हिंदू मुसलमान फसादात हुए हैं। बहुत खूब। आपको सुनने में नहीं आएंगे। और इन 1300 सालों के अंदर मेरे बुजुर्ग किसी ना किसी शक्ल के अंदर इस धरती पे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। कोई मसला नहीं हुआ। थर के अंदर 50% आबादी हिंदू है, 50% मुसलमान है। वाह! यहाँ पे कितने हिंदू मुसलमान फसादात हुए हैं? नन। तो ये क्या वजूहात हैं कि जो 1300 सालों में कभी ना हुए, वो 70 सालों में होने लग गए? बहुत खूब। इसकी हमें गहराई में जाना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा और इसको समझाना पड़ेगा। और इसकी जो मेरी आप मिसाल उठा लें, आप मुसलमानों के इंटरव्यू करें हिंदुस्तान के अंदर, जो खास तौर पे जिन इलाकों को मैं जानता हूँ, राजस्थान में जाएँ, आप जाएँ जोधपुर हिज़ाइनस के पास, मारवाड़ के अंदर। किसी मुसलमान से पूछें कि कभी जोधपुर दरबार ने तुम्हारे साथ ज़्यादती की? बोलेगा नहीं। आप जैसलमेर जाएँ, पूछें उससे, कभी उसको शिकायत नहीं होगी। सिंध के अंदर आएँ, आपके पास मीरों की हुकूमतें रही हैं, हैदराबाद, खैरपुर के अंदर। किसी एक हिंदू से पूछे कभी किसी एक मीर ने आपके साथ ज़्यादती की है? आपको जवाब मिलेगा नहीं। तो ये मज़हबी रवादारी का सिस्टम हम चलाते हुए आ रहे थे। अब हुँ, आपने बोला कि हमारे पास ये इंटॉलरेंस का है, तो अगर आप अपनी तारीख देखें, सिंध की देखें, मीरपुर खास की देखें, मैं नाम भूल रहा हूँ मीर साहब का, उनके बेस्ट फ्रेंड जो हैं एक हिंदू संत थे, और वो खुद आदमी दरवेश था, आदमी मतलब हाफ़िज़ आदमी थे मीर साहब। उन्होंने उसके लिए वेदांत स्कूल बना के दी। क्या बात! खुद के पैसों से उसको बोला तू प्रीच कर, और उसके पास रोज़ाना आते थे, उसका ख़्याल रखते थे। वो इसी धरती का मिसाल है। मिसालें भरी पड़ी हुई हैं। नॉट ओनली इन सिंध, नॉट ओनली इन राजस्थान, बट ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट। जहाँ पे हिंदू ने मुसलमान के लिए सर कटाया होगा, जहाँ पे मुसलमान ने हिंदू के लिए सर कटाया होगा। हुँ, दूसरी मिसाल, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा। अब सबसे खूबसूरत स्टोरी, फॉर सम रीज़न वी हैव नॉट बीन एबल टू हाइलाइट इट, मुझे नहीं समझ में आता क्यों नहीं करी, जो ज़रूरी है आज के वक़्त के हिसाब से है। सिंध पे सुमरों की हुकूमत थी, बड़ी आम अ, फ़ोकलोर है। हुँ, 2-2 सुमरो, और आपने चनेसर का नाम सुना होगा। जी, चनेसर बड़ा भाई था, 2-2 छोटा था।
चनेसर को सिंध का तख्त चाहिए था। लोगों ने बोला नहीं, तुम लायक नहीं हो। उन्होंने 2-2 सूमरों को सिंध का बादशाह बना दिया। ये सुन के चनेसर को बड़ा गुस्सा आया। वो चला गया अलाउद्दीन खिलजी के पास। ये आपको 14वीं सदी की मैं बात बता रहा हूँ। खिलजी के पास गया, उसने बोला मेरी बड़ी खूबसूरत बहन है, मैं उसकी तुमसे शादी कराऊंगा, शर्त यह है तुम सिंध पे काबिज आ जाओ, मुझे सिंध का तुम बादशाह बना देना, जो तुम वो कहोगे वो मैं करूंगा, और मेरी बहन की मैं तुमसे शादी करा दूंगा। खिलजी ने बोला ये तो बड़ा अच्छा मशवरा है, करना चाहिए। खिलजी ने फौज भेजी। जब फौज भेजी और 2-2 सूमरों उस फौज के सामने खड़ा हुआ, तो सबसे पहले शख्स जो उसके दिफा के लिए आया वो हमारे बुजुर्ग हांसी सोढो थे, जी जो अमरकोट से चल के आए। उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, 2-2 ने अपनी करी। फिर उसकी सिस्टर्स और उसकी कौम की खातून की इज्जत बचाने के लिए सोडा राजपूत सुमरों के साथ मिलके उनकी लेडीज को लेके गए कच्छ भुज, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी रही है हर जगह। वहां पे हमारे जाडेजा राजपूत थे, उनको उनकी बहन बेटियां सौंपी गई हैं कि आपको संभालना है। खिलजी की फौज यहाँ से वहां पे जाती है अटैक करने के लिए, वहां के भी राजपूत लड़ते हैं खिलजी की फोर्सेस से सुमरो औरतों की इज्जत और आबरू बचाने के लिए, और वो भी मारे जाते हैं। ये कहानी इसी धरती की है, इसी दुनिया की है। इस ज्यादा पुरानी भी नहीं है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आप देखें, अब ये मैं नहीं कह रहा, आप सिंध एंडाउमेंट की फंड की किताब उठाएं, मैं किसी को रिकमेंड करूंगा, तारीख मासूमी की, वो उन्होंने करी है ट्रांसलेशन इंग्लिश के अंदर। अब उसके अंदर वो पर्शियन खुद बोल रहा है कि जब अरगून और तुर्खानों ने 16th सेंचुरी के अंदर सिंध पे हमला किया और जामों की हुकूमत थी, तो मखदूम बिलावल साहब ने सबसे पहले कॉल दी कि इनसे मुकाबला करना है। तो अगेन जामों के लिए, सिंध के लिए जो सबसे पहले सर कटता है वो रणमल सोढे का सर कटता है। क्या बात, अपने मुसलमान भाई के लिए, और उसका जाम उनके साथ खड़े होते हैं, दूसरी समा, दूसरी ट्राइब्स भी मुसलमानों की साथ होती है, मतलब वी फॉट टुगेदर अगेंस्ट द इन्वेडर्स। सेम आप आगे आ जाएं 1542, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1542 या 52, हुमायूं आता है हिंदुस्तान से, शेर शाह सूरी ने उसकी हुकूमत का तख्ता उलट देता है, कोई उसको पनाह नहीं देता। उसके खुद के कजन्स मीर शाह हुसैन वाले जो होते हैं, जो सिंध के उस वक्त हाकिम थे, वो नहीं देते। पर राणा प्रसाद, वो भी हमारे बुजुर्ग, उसको पनाह इस बात पे देता है कि दर पे आए हुए आदमी को कैसे मना किया जाए, और उसकी बेगम भी उस वक्त हमला थी, तो अकबर की भी पैदाइश भी इसी किले में होती है। तो ये दास्तानें बहुत पुरानी हैं, और दोनों तरफ आप इंडिया में भी जाएंगे आपको बड़ी मिसालें मिलेंगी जहाँ पे मुसलमान राजाओं ने अपने हिंदू सब्जेक्ट्स के लिए बहुत कुछ किया होगा। तो ये क्वेश्चन हमें पूछने की जरूरत है कि इतने सालों तक नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? और मेरी नाकुस उस मालूमात के हिसाब से जो नफरत के बीज बोए गए वो इन अंग्रेजों ने बोए थे। दे वर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी श्रूड पीपल, दे न्यू हाउ टू मैनिपुलेट कम्युनिटीज। उनको पता था कि ऐसे तो हम इन पे काबिज नहीं आ सकते, हमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो बनानी है। ये हिंदू जिमखाना और मुस्लिम जिमखाना के कॉन्सेप्ट्स, कि आप पेपर पे देखें तो हिंदू जिमखाना अलग लिखा हुआ है, मुसलमान जिमखाना अलग लिखा हुआ है। कुछ लोग तो बोलते हैं टेलीफोन डायरेक्टरीज तक में जो है हिंदू लोगों के नंबर अलग लिखे होते थे, मुसलमानों के अलग लिखे होते थे। दे प्लेड विद योर ब्रेन। उन्होंने आपके एजुकेशन सिस्टम से भी खेला, आपको बताया कि आप अलग हैं, आप साथ नहीं रह सकते। फिर वो नफरतें बढ़ती बढ़ती 100-150 साल में यहाँ तक आ गई कि जिसकी वजह से हमने भुगतना पड़ा। सर, तो फिर इसी डिवाइड एंड रूल वाली सोच ही लग रहा है जैसे आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंची कि कहा गया कि एक जमीन का अलग खिता दे दो। देखिए, जब ये चीज एक 100-150 साल से पल रही थी तो ऑब्वियसली चीजें तो थी। और ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, इसके लिए मैं बोलता हूँ सारे लोगों को, है ना, स्पेशली इंडियंस एंड पाकिस्तानीज, एवरीवन शुड रीड फ्रीडम एट मिडनाइट। उसमें जो अंग्रेजों ने पूरा खुलासा करा है बरे सकीर का कि ये कटा कैसे, डिवाइड क्यों हुआ, तो आपको बड़ा अलग अलग फैक्ट्स पता चलते हैं कि इसमें ईगोज भी लोगों की शामिल थी। बिल्कुल चाहते तो रह सकता था, बाकी हम लोगों का तो वी ऑल्सो सपोर्टेड द सेपरेशन। उसका मेन रीजन ये था क्योंकि अंग्रेजों ने सिंध की हैसियत खत्म कर दी थी, सिंध को बॉम्बे के साथ मिला दिया था, which was always never acceptable to us. And Muslim League was the only party which was supporting the separation of Sindh from Bombay. और बुनियादी तौर पे अगर आप मुस्लिम लीग की डिमांड्स देखें तो वो नाजायज नहीं थे। They were basically asking for provincial autonomy. कि भाई जो सूबा है उनको आप फुल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दें। वो कांग्रेस की तरफ से उस वक्त नहीं आए।
हालांकि आज आप हिंदुस्तान को देखेंगे, दे आर गिवन फुल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी टू ऑल द स्टेट्स, टोटल हमसे ज्यादा उनके पास है। बट उस वक्त उन्होंने नहीं की। जब नहीं की तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा और उस नहज पे पहुंचा कि जहां पे हमें सेपरेट होना ही था। तो इसके पीछे भी वो 100-150 सालों की पॉलिसीज थी जिनके वजह से वो नफरतें वो हमारे दिल में आ गई एक दूसरे के लिए, जिसकी वजह से ये हुआ। सर, मैं एक बात या ये मौके का फ़ायदा उठाते हुए क्लियर करना चाहता हूँ, अगर किसी को मिसकंसेप्शन है तो, बल्कि मैं इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा तरवीज करना चाहता हूँ कि हर मज़हब का शख़्स ये जान सके कि फ़ोर्सफुल कन्वर्जन की इस्लाम में हैसियत सिफ़र से बढ़ के नेगेटिव की तरफ है। क्योंकि इस्लाम कहता है कि हर सूरत आपका दिल उस पर शामिल होना चाहिए। 2 एलिमेंट्स कंपल्सरी हैं इस्लाम लाने में, एक तो ज़बान से इकरार करना और दिल से तस्दीक करना। अगर ज़बान से इकरार किसी सर्कमस्टेंसेस में कॉम्प्रोमाइज़ भी है, मगर दिल का उस पे एग्री होना किसी भी सर्कमस्टेंस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो फोर्सफुल कन्वर्जेंस भी मुझे किसी न किसी वेस्टेड इंटरेस्ट या किसी एजेंडा का हिस्सा लगती हैं, उनका इस्लाम से किसी सूरत ताल्लुक नहीं हो सकता। बहुत खूबसूरत आपने बात की कि इस तरीके से हम सदियों, सालों, हज़ारों सालों से कोएग्ज़िस्ट करते आए, बट ये कुछ मेरा ख़्याल है कि साउथ ईस्ट एशिया की पावर को तोड़ने के लिए, उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए ये आइडेंटिटीज़ क्रिएट करके हमें डिवाइड किया गया, व्हिच वाज़ सर्टेनली वेरी सैड। सर, मैं आपने और दो कुछ बात की इसी मौजू पर पिछले सवाल में, बट मैं चाहूँगा कि मैं आपको आपसे ये सवाल दोबारा एक दूसरे एंगल से पूछूँ कि जब एक रिलीजियस आइडेंटिटी से एक मुल्क बन गया, या यूँ कहें कि 2 ममालिक जो हैं वो अब रिलीजियस आइडेंटिटीज़ को बेसिस को रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो आपने उस रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ क्यों नहीं अपने आप को एफ़िलिएट किया, जो आपकी अपनी है, उस मुल्क के साथ आप क्यों नहीं गए? क्या कोई आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे या कोई आपके ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस थे? जी, उसका मेन रीजन पहले तो मैंने आपको बताया कि सिंध की हैसियत ही अंग्रेजों ने खत्म कर दी थी, एंड द ओनली पार्टी व्हिच वाज स्टैंडिंग विद द आइडेंटिटी ऑफ सिंध वाज मुस्लिम लीग। तो ये तो हमारा फर्ज बनता था कि हम मुस्लिम लीग के साथ खड़े हों। दूसरा ये है कि जब आप थर की डेजर्ट को देखते हैं, जो इंडियन और पाकिस्तानी थर हैं, ये काफी हिस्सों में बटा हुआ है। हुँ, हुँ। आप इंडियन साइड भी जाएंगे तो वहाँ मारवाड़ है, मेवाड़ है, अजमेरा है। वैसे हमारा जो इलाका है इसे हम ढाट कहते हैं। हुँ, हुँ। इसकी हमेशा एक हैसियत बाकी राजपूताना के हिस्सों से अलग रही है। हमारी जबान भी इट इज उसके अंदर आपको सिंधी लहजा ज्यादा मिलेगा बजाय मारवाड़ी और मेवाड़ी के। और अमरकोट हिस्टोरिकली हैज बीन नोन एज द गेटवे टू थर्ड डेजर्ट। हुँ, हुँ। ये वो जगह है जहाँ पे सिंधु नदी हुँ, खत्म होती है हुँ। और सहरा शुरू होता है। तो हमारा कल्चरल, हिस्टोरिकल लीनिएज जो था वो हमेशा इंडस और सिंधु से रहा है, हुँ, हुँ। और हम सदियों से यहाँ पे बैठे हुए थे। हुँ, हुँ। तो यहाँ का जो मुसलमान है वो भी हमारे साथ सदियों से रहा है। हुँ, तो हर हिसाब से हम सिंधु के वासी रहे हैं। हुँ। तो हमारा आइडेंटिटी भी वहाँ से अलग थी। यही वजह थी जिसकी वजह से मेरे परदादा ने मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ा और पाकिस्तान का हिस्सा बने। 1947 में जब बँटवारा हुआ, तो एक बहुत सिग्निफिकेंट हिंदू पॉपुलेशन पाकिस्तान से इंडिया भी माइग्रेट करके गई। हमें तो सिर्फ़ यही मालूम है कि वहाँ से यहाँ मुसलमान आए थे, मगर लोग ये बात भूल जाते हैं कि यहाँ से भी इंतहाई ज़्यादा इन्फ्लक्स उस तरफ हुआ। सर, वहाँ से यहाँ आए हुए लोगों की तो हम ख़ासी शिकायत, उनका आहो-बुका सुनते हैं, मगर बिल्कुल हम में कोई आवाज़ नहीं आती कि यहाँ से जो वहाँ लोग गए थे, वो किस हाल में हैं? कोई आपको उनकी अपडेट हो, कुछ पता हो कि उनका किस तरीके से वेलकम किया गया या उनके साथ क्या उनकी कारस्तानियाँ रहीं? देखिए, यहाँ से जो माइग्रेट करके गए थे वो मोस्टली बिज़नेस कम्युनिटी थी, जिसे हुँ, हम बनिया बोलते हैं, हुँ, मोस्टली वो थे। हुँ, हुँ, तो वो वहाँ गए, तो शुरू में तो ख़ैर वो भी मुश्किलात में थे, बट दे इंटीग्रेटेड वेल इन द सोसाइटी। आपको बॉम्बे के अंदर बड़े-बड़े बिज़नेसेस सिंधी बनियों के मिलेंगे, जयपुर में मिलेंगे। हुँ, हुँ, फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ के अंदर राइटर्स, लिरिसिस्ट, एक्टर्स, सिंगर्स, तो वो तो काफ़ी अच्छी तरीके से इंटीग्रेट हो गए। वहाँ पे अगर हम आप जाके किसी सिंधी बनिए से मिलते हैं, तो उनको कोई वहाँ से ऐसी कोई शिकायत नहीं है। अलबत्ता वो सिंध को बड़ा याद करते हैं। आज दिन तक सिंधी बोली उनके बुज़ुर्ग बोलते हैं और वो चाहते हैं उनके बच्चे भी सिंधी में बात करें। और वो जब उनको पता पड़ता है क्योंकि सिंध से आता है तो कोई लड़काने के बारे में पूछता है, कोई शिकारपुर के बारे में पूछता है, कोई सखर के बारे में पूछता है। मेरी खुद के एंगेजमेंट सेरेमनी जो थी उसमें एक मेरे फादर इन लॉ के फ्रेंड थे सिंधी, उनका ताल्लुक हालात से था। तो वो जब यहाँ आए तब इन्होंने बोला मुझे हालात दिखाओ। फिर हम उनको हालात दिखाने गए, तो वो उनकी इमोशन लगाव और इमोशंस इस धरती से ज़रूर हैं। क्या वजह बनी कि यहाँ से वहाँ गया हुआ बंदा तो इतना जल्दी अच्छे से इंटीग्रेट भी कर गया और प्रॉस्पर भी कर गया, फ्लरिश भी कर गया, मगर वहाँ से यहाँ जो बंदा आया था वो आज तक हुकूक के लिए रो रहा है? पर्सनली आई बिलीव कि ये हमारी ये खिता भी थोड़ा वो पॉलिटिक्स की नज़र चढ़ गया।
मुझे जो लगता है, अब इतना ज़्यादा मैंने हिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ी या पंजाब में देखे, तो पंजाब में भी माइग्रेशन बहुत हुई है। जी। इंडियन पंजाब से भी बहुत आदमी पाकिस्तानी पंजाब आया है, हुँ, वो इंटीग्रेट हो चुका है। कराची, हैदराबाद के अंदर हमारे साथ प्रॉब्लम रहा है थोड़ा पॉलिटिक्स का। हुँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब कुछ पॉलिटिकल लीडर जिनके बारे में हम पढ़ते हैं उस ज़माने के अंदर 50-60s के अंदर, उन लोगों ने कोई कुछ ऐसी चीज़ें करी कि भाई किसी तरीके किसको फ़ेवर दे दें, किसको नीचे कर दें। फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को काउंटर करने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को बढ़ा दिया गया। तो उसके नज़र हो गए हम 30-40 साल, तो उसने बड़ा हिट किया है। बट अभी जितने लोगों से मेरा इंटरैक्शन होता है, स्पेशली पॉलिटिशियन से भी और यंगर यूथ भी है जो समझती है बात को, वो रियलाइज़ करती है, दोनों तरफ। हुँ, यार अब एक ही सूबे के लोग हैं, एक ही मुल्क के लोग हैं, कब तक लड़ेंगे? कब तक ये तासुरात रखेंगे? अब किसी से मैं तो सिंधी आदमी हूँ, थर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा फ़ेवरेट सिंगर भी उर्दू बोलने वाला है, मेरा उस्ताद भी उर्दू बोलने वाला है, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी उर्दू बोलने वाला है, तो उससे तो कोई रंजिश या इख्तिलाफ़ तो हो ही नहीं सकते। वैसे ही उर्दू बोलने वाले लोग जो हैं, उनके भी सिंधी फैमिलीज़ के अंदर रिश्तेदारियाँ हो गई हैं। तो मेरे ख़्याल से अगर हम इस तरीके से चलाते रहे आगे, तो मेरे ख़्याल से अच्छा हो सकता है। ये ब्रांडिंग अच्छी हो जाए। प्लानिंग हो सकती है अगर हम अच्छी तरीके से जाएँ, इसमें पॉलिटिक्स ना घुसाएँ। सर, मैं इस मौज़ू पर जान के ये मौज़ू छेड़ रहा हूँ क्योंकि मैं इसकी तरवीज चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नो मैटर इस बात को अगर 75 साल हो गए हैं, मैं ये गवारा नहीं कर सकता कि हमारे आने वाली नस्लें या हमारी मौजूदा नस्लें या हमारी यूथ जो है वो इस बात से गाफ़िल हो कि ब्रिटिश ने कितना बड़ा प्लंडर किया हमारे साथ, ये कितनी ब्रॉड डे लाइट रॉबरी थी। सर, आप इस प्लंडर के बारे में क्या कहेंगे? आप डिक्लाइन ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में क्या कहेंगे जो कि इनकी प्लानिंग की वजह से यहाँ पर बिल्कुल, कोई शक नहीं इन जिस हुँ, जिस तरीके से इन्होंने लूटा। अच्छा, लूटने की भी ख़ास बात ये थी हुँ। कि जो लूट-मार इन्होंने की, हम उसको गाते हैं जी, कि बिल्कुल, बड़े अच्छे लोग थे। बिल्कुल सर। बड़ा उन लोगों ने, ये इनकी खूबी है बिल्कुल कि लूटा भी इन्होंने बिल्कुल, और हम गाते भी इनको हैं। बिल्कुल। सबसे मज़ेदार चीज़ जो मुझे पता पड़ी, हुँ, मैं मीरों की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था। हुँ, तो मुझे कोई 1823 का एग्रीमेंट ब्रिटिशर्स और इनके बीच में दिख गया, मीरों के बीच में, हुँ, सर चार्ल्स नेपियर की किताब के अंदर। हुँ, वो कहते हैं, नेपियर साहब सिंध को कब्जा करने से पहले, हुँ, कि द मीर्स आर सच फूल्स, हुँ, दे हैव केप्ट सो मच लैंड फॉर फॉरेस्ट्री हुँ, and for wildlife. The moment it comes under me, I'll cut all these trees and forests and I will grow cotton. मतलब हुँ, 1840s तक सिंध के बंदे को ये भी नहीं पता था कि पेड़ को काटा भी जाता है, पेड़ कटता भी है, ये हमें नहीं मालूम था। हम हमेशा उसको छोड़ दिया करते थे जैसे अपनी नेचर में होता है। ये भी अंग्रेजों की ही हमें सिखाई हुई है कि भाई पेड़ को काटो, जमीन सीधी करो, यहाँ फसल उगाओ और पैसे कमाओ। और आज क्लाइमेट चेंज का दर्स भी वो हमें देते हैं। मतलब ये है जिस तरीके से इन्होंने तबाही करी है, और ये रिटन एग्रीमेंट्स है। बिल्कुल। और मैं बोलता हूँ ये तो क्लाइमेट चेंज के अंदर एज अ सब्जेक्ट हर क्लास 3-4 के बच्चे को बताना चाहिए कि ये था एग्रीमेंट जो अंग्रेजों ने हमारे मीरों के साथ किया था सिंध के लिए। तो बिल्कुल। दिस इज हाउ दे लूटेड एंड डिप्राइव्ड अस सोर्सेस। सिंध में तालीम जो है वो यूँ महसूस होता है कि आप हुकूमत का हिस्सा भी हैं, हुकूमत फैसिलिटेट करती है प्रोग्राम को, मगर उसके हम कोई अभी तक समरात नहीं देख पा रहे हैं। क्या आप कोई रीज़न्स आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हुकूमत की तरफ से कोई कोताही है या चूँकि ताली दो हाथों से बजती है, अब शायद मैं सोचने में मजबूर हो गया हूँ कि शायद दूसरा कॉर्नर जो है इस डिबेट का, शायद वो ही किसी लैकिंग में है। आप किसको एज़ अ प्रॉब्लम मेकर आइडेंटिफ़ाई करते हैं? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि सबसे बड़ी जो गलती रही है हुँ, वो तमाम हुकूमतों की रही है। हुँ, हुँ, एंड एज समवन हु कम्स फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, हुँ, हुँ, आई कैन टेल यू विद श्योरिटी कि जो 20 साल थे, ज़िया-उल-हक से लेके आप समझे मुशर्रफ साहब तक, हुँ, यहाँ पे इन सारे सालों में जो हमने धज्जियाँ उड़ाई तालीम की, हुँ, हुँ, और उसका मेन बेसिस था जिस तरीके से हमने ऑर्डर्स दिए इन टीचर्स को। अंगूठा छाप हमने टीचर भर्ती करे हुँ, स्कूलों के अंदर। एक गाँव के अंदर हमने 10-10 स्कूलें खोली, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि हम अपने मर्ज़ी का टीचर भर्ती करेंगे, वो हमारा पोलिंग एजेंट बनेगा, वही हमारा प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर बनेगा, हुँ। वहीं पे हम ठप्पे मारेंगे और वहीं पे हम हमारा इलेक्शन जीतेंगे। तो 20 साल तक हमने एजुकेशन सिस्टम को प्राइमरी के अपनी पॉलिटिक्स के नज़र चढ़ा दिया, बिल्कुल, जिसकी वजह से इन 20 सालों के अंदर जो हमारी नस्ल थी, वो तबाह हो गई। बिल्कुल सर।
और एज़ अ चाइल्ड मुझे याद है, मैं जहाँ पे भी जाता था, जब आपने लोगों की बात की, तो लोगों की डिमांड यही होती थी कि साहब हमें नौकरी दे दो। बिल्कुल सर। स्कूल के नाम पे एक बिल्डिंग आ जाएगी, जिसके अंदर हमारा एक औताक बन जाएगी। बिल्कुल सर। यहाँ पे एक माली को नौकरी मिल जाएगी, एक पट्टे वाला हो जाएगा, 2-4 टीचर हो जाएँगे, हमारा घर चल जाएगा। बिल्कुल सर। बट फॉर अ चेंज, और यहाँ पे मैं एप्रिशिएट करूँगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध को। हुँ, मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को ये बात पता है या नहीं, और इस बात को ज़्यादा फैलाना भी चाहिए कि अभी इस 1-2 साल के अंदर तकरीबन 20,000 टीचर्स भर्ती करे गए हैं, एंड टोटली ऑन मेरिट। वंडरफुल। डिस्ट्रिक्ट थर का मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो हमारे पास 2,000 स्कूलें थी, जिसमें से आप यूँ समझिए तकरीबन 60-70% बंद थी, हुँ, क्योंकि हुँ, टीचर्स ही नहीं थे। हुँ, आज वो 2,000 की 2,000 वंडरफुल। खुली हैं, फंक्शन। बच्चे पढ़ रहे हैं, और टीचर्स भी जो नए भर्ती हुए हैं बड़े बेचारे पैशनेट हैं, दिल से पढ़ा रहे हैं, बिकॉज़ वो वंडरफुल। समझते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें मिली है। वंडरफुल। और उससे बड़ी बात जो मुझे लगती है, उन्हीं गाँव के जिनके मैंने आपको ज़िक्र करा, उन्हीं गाँव में आज मैं जाता हूँ, तो वो बोलता है साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ना चाहिए, ना रोड चाहिए, ना पानी चाहिए, हुँ, हमें एक मास्टर चाहिए जो बच्चों को कमाल है। पढ़ाए। क्या बात! और वो ज़ात-पात का भी एलिमेंट खत्म हो गया। पहले होता था मैं इस ज़ात का हूँ तो उस ज़ात का ही मुझे टीचर चाहिए, दूसरे ज़ात का टीचर मुझे नहीं चाहिए, उसको हम घुसने नहीं देंगे। आज वो बोलता है भाई किसी ज़ात का हो, टीचर हो, आए हमारे बच्चों को पढ़ाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये बहुत बड़ा चेंज लोकल लोगों में भी आया है, हुँ, जिसकी दाद देनी चाहिए, वाह! और सिंध गवर्नमेंट को भी इस बात पे दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला करा हुँ, और ये सारे टीचर्स मेरिट पे भर्ती करे। अब ज़ाहिर-सी बात है, आज जो टीचर आया है, आज जो बच्चा स्कूल में गया है, उसको निकलते-निकलते टाइम तो जी, जी, लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एवोल्यूशन का प्रोसेस है, इट ऑलवेज़ टेक्स टाइम। वी आर लेट बट एट लीस्ट अभी वी आर ऑन ट्रैक। बेटर लेट देन नेवर सर। सर, इसी हवाले से मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि अक्सर लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं और इसको ये मतलब एक सही है क्रिटिसिज़्म, काफ़ी हद तक हमने देखा है इस बात में सच्चाई भी है, कि अक्सर जो है वो सिंध के लोगों की तादाद सुबह से लेकर रात तक चाय पे होटलों में बैठी होती है, एफिशिएंसी कोई नहीं, काम-काज कोई नहीं, बल्कि यूँ भी कहिए कि उन्होंने जो है वो सरकारी खातों में अपने नाम लिखवाए हुए हैं किसी कार्ड में या किसी वज़ारत में दाखिल हो गए, किसी स्कूल सिस्टम में दाखिल हो गए, वहाँ से पगार आ रही है और वो पूरा दिन बैठे जो है वो होटल पे बैठ के अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। इस मसले को आप कैसा देखते हैं? क्या आप इसको वाक़ई हकीकत जानते भी हैं या आप इसको एब्सोल्यूटली रिफ्यूट करेंगे? नहीं, एब्सोल्युटली रिफ्यूट तो नहीं किया जा सकता, बट इसमें भी थोड़ा डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा। आप जहाँ तक मीरपुर खाड़ डिवीज़न की बात करते हैं, हाँ, तो यहाँ का जो लेबर वाला आदमी है, बहुत मेहनती है, अच्छा। बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। हुँ, और यहाँ से थर से निकल के कोटकी तक और पंजाब तक भी मज़दूरी करने जाता है। हुँ, हुँ, तो थर का और मीरपुर का डिवीज़न के बंदे से तो हम ये नहीं कह सकते, बड़े मेहनती हैं। हाँ जी, और आप आज भी मेहरान यूनिवर्सिटी और इस साइड देखेंगे, तो कोई गोल्ड मेडलिस्ट, कोई टॉप करने वाला किसी गरीब का बच्चा ही निकलेगा। आई सी। जो गरीब खुद किसी ज़मीन पे काम करता है, पर उसने बच्चे को किसी तरीके से पढ़ा-लिखा लिया। तो थर के अंदर ये इतना अप्लाई नहीं करता। थर, मीरपुर, अमरकोट, यहाँ पे लोग बड़े मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। बट हाँ, ओवरऑल आप बात करें तो ये अभी तक है और इस पे ज़रूरत है, और ये बेहतर तभी होगा एजुकेशन से, जब हम मेक श्योर करें कि उनके बच्चे पढ़ें। तो हुँ। नहीं पढ़ी-लिखी नस्ल होगी तो ज़ाहिर-सी बात है, वो कुछ ना कुछ तो अपने लिए करेगी। यकीनन सर। सर, आप सिंध गवर्नमेंट को ऐसे होते-होते सिंध थर्कोल प्रोजेक्ट का भी हिस्सा हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगा सर आपको कि मैंने जब अखबार में लिखने का सफ़र शुरू किया, तो मेरी पहली पब्लिकेशन डॉन में एन पेपर संडे के मैगज़ीन में वो थर्कोल के प्रोजेक्ट के ऊपर थी और मैंने 2010 में इसको विज़िट किया था इस प्रोजेक्ट को और उस वक़्त मुझे बताया गया था कि ये एक गेम चेंजर है पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए एंड आई एम प्रिटी श्योर कि वो होगा। मगर सर 15 साल इस बात को हो चुके हैं। इस वक़्त तक हम उसके कोई पॉज़िटिव आउटकम्स या कोई उसका रिज़ल्ट नहीं देख पा रहे। क्या कोई चैलेंजेस हैं या उसके लिए क्या किया जा रहा है? और आप इस प्रोजेक्ट में पार्टिकुलरली क्या कर रहे हैं? वैसे एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से तो गेम चेंजर तो ये बन के इसने दिखा दिया है। हुँ, इफ यू लुक एट द फिगर्स, हुँ, हुँ, 2600 मेगावाट के लगने थे पावर प्लांट्स, हुँ, वो हुँ, लग चुके हैं, वंडरफुल, और वो 24 आवर्स आपको बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ग्रिड तक भी पहुँच रही है वंडरफुल, एट रुपीज़ 4 पर यूनिट, हुँ, व्हिच इज़ द चीपेस्ट इन द होल ऑफ कंट्री। वंडरफुल, तो अभी आप फेडरल गवर्नमेंट को भी देखेंगे तो वो तो बोलते हैं इस चीज़ को बढ़ाओ, हुँ, हुँ, और ज़्यादा बिजली यहाँ से आप प्रोड्यूस करें, बिकॉज़ दैट्स द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी राइट नाउ इन द कंट्री। करेक्ट, तो उस तरीके से तो ये गेम चेंजर बिल्कुल है। बिल्कुल, और दूसरी आपकी जो बिजली पैदा हो रही है अभी मेरे ख्याल से कोई 25-26 रुपए यूनिट पे बन रही है। ये 4 पे बन रही है। हुँ, हुँ, और बट प्रॉब्लम असल में लोगों को अभी तक ये दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि हमारा सर्कुलर डेट बिजली के अंदर इतना हुआ है, हुँ, हुँ, इतनी महँगी हुई भी है बिजली हुँ, कि ये सिर्फ़ 2600 मेगावाट जो प्लांट है, ये उसके ऊपर उस चीज़ को नहीं कर सकता कवर।
बट गवर्नमेंट अब जो महंगे पावर प्लांट्स हैं उनको बंद कर रही हैं। वो एक बार अगर हो जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट आपको ज़्यादा दिखेगा। सर इसके साथ-साथ एक शिकायत भी, मेरी भी उम्र 30 साल हो गई। बचपन से लेके अब तक टीवी, अगर पीटीवी गलती से लग जाए, तो एक ही खबरें जो है वो हम हर रोज़ सुनते हैं। एक तो ये कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ, दूसरा ये कि पोलियो के कतरे, और तीसरा ये कि थर में पानी नहीं है। हुँ। सर अब तक थर में पानी क्यों नहीं है? सर देखें, एक तो डेज़र्ट का एरिया है, हुँ, तो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर तो है नहीं। हुँ, अगर आप ज्योग्राफी को देखें तो। हुँ, अब सोर्स ऑफ वाटर इसका कहाँ से आता है? सोर्स ऑफ वाटर जो है फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर वो आता है नौकुट से, व्हिच हुँ, इज़ राइट नेक्स्ट टू पदी। हुँ, तो आपका जो भी पानी है पहले वहाँ पे जाता है। वहाँ से आपका एक पंपिंग स्टेशन है जो जाता है सलामकोट, हुँ, फिर सलामकोट से जाता है आगे। अब दूसरी थर के अंदर मसला ये है स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। कोई एज़ सच एक जगह पे तो जी, जी, गाँव है नहीं। जी, जी। अब एक 10 घर इधर हैं, हुँ, हुँ, और 10 घर 15 किलोमीटर पे हैं। हाउसिंग इतने सोसाइटी तो है नहीं ना सर? इतने वसाइल तो हुँ, हुकूमत सिंध या हुकूमत पाकिस्तान के पास तो है नहीं कि हर जगह वो पानी की लाइन पहुँचाई जाए। ओके। तो ये कह देना कि सारों को पानी मिल जाए, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। हुँ, हुँ, उसके लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े हमें पानी को एफ़िशिएंटली यूज़ करना पड़ेगा। मैं नारा का ज़मींदार हूँ, हुँ, मैं नारा की टेल पे नहीं आता, बीच में आता हूँ, हुँ, ठीक है? और वही नारा का पानी नीचे नौकोट जाता है। मुझे महीने-महीने तक पानी नहीं मिलता, हुँ, हुँ, जो अमरकोट के अंदर ज़मींदारी करता है। तो थर के अंदर वो पीथापुर या गडड़ों के अंदर आदमी बैठा हुआ वहाँ तक पानी पहुँचाना हुँ, हुँ, इज़ नॉट ईज़ी। ईज़ी। पर इसके होते हुए भी सिंध गवर्नमेंट ने नगर पार्कर वाले रीजन में अगर अभी आप देखें, तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज डैम्स बनाए हैं। उससे एक फ्रेश वाटर का आपका स्टोरेज बन जाता है। उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आप आएँ हुँ, कभी विज़िट करें नगर पार्कर। ज़रूर, ज़रूर। हर आदमी अपनी 2-3 एकड़ आदमी आबाद करके बैठा है ज़मीन जो पहले गैर आबाद थी, उन डैम्स की वजह से। वो एक सोर्स ऑफ वाटर मिला है उन्हें। दूसरा जहाँ पे ऑलरेडी मीठा पानी था 40-50 फुट पे, वहाँ पे सोलर सबमर्सिबल पंप्स दिए हैं, जहाँ पे खेती-बाड़ी हो सके। वो डीप लो रीजन को ज़्यादा सूट करता है। वहाँ पे आप देखें हर कोई अगेन ज़मींदारी में लग गया है। जहाँ पे 200-250 फीट पे पानी है, पीने जैसा, वो हाई टीडीएस तो होता है पर थर का आदमी उस पे गुज़ारा कर देता है। तो अगेन वहाँ पे सोलर सबमर्सिबल पंप्स गवर्नमेंट दे रही है। तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है किसी तरीके से इस मामले को जहाँ तक हो सके कम किया जा सके। बट ये कहना सारों को मीठा पानी एक जगह मिल जाए, हुँ, उसको अभी टाइम लगेगा। ये हुँ, कहना झूठ होगा जो अगर मैं बोल दूँ कि आने वाले 5 सालों में सारों को पानी मिल जाएगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। हुँ, हुँ। बट दैट मीन्स कि यू विल कीप ऑन वर्किंग ऑन येस। द स्टोरेज डैम जो प्रोजेक्ट्स। दूसरी चीज़ें हैं, उस पे हम मेहनत कर सकते हैं। सो हमारे सोलर सबमर्सिबल पंप्स पे जो गवर्नमेंट बहुत बड़ी तादाद में दे रही है। डैम्स जहाँ-जहाँ ज़रूरत है तकरीबन हमने बनाए हैं नगर पार्कर रीजन के अंदर हुँ, और इस तरीके से हमें इसको ज़्यादा फैलाना पड़ेगा। हुँ। सर एक कॉन्सेप्ट हम सुनते आए हैं कि वडेरा जो है वो पढ़ने नहीं देता, जो है वो अपनी लोकल पॉपुलेशन को, वो नहीं चाहता कि वो फले-फूले बड़ी हो, क्योंकि उसके बाद उसके पास वो काम कौन करेगा? वो हमेशा चाहता है कि उसके बूटे के नीचे दबे रहें। सर क्या वाक़ई ऐसा है? हमारे रीजन में तो मैंने किसी आदमी को नहीं देखा जिसने अपनी स्कूल कोई बंद कराई हो हुँ, हुँ, या बच्चों को पढ़ने ना दिया हो। अलबत्ता हर आदमी इस चीज़ के अंदर तो आप यकीन करें एजुकेशन डिपार्टमेंट से लड़ रहा होता है कि हुँ, भाई मेरे स्कूल के अंदर मास्टर नहीं है। हुँ, या आ रहा है तो टाइम पे नहीं आ रहा, उसको आप देखें। तो हुँ, ये मेरे रीजन में तो नहीं है। बट हाँ, आपकी बात ऐसी बिल्कुल गलत भी नहीं है। हम सुनते रहते हैं ये खबरें कि दूसरे हिस्सों के अंदर ऐसी सोच पाई जाती है। बट मेरा नहीं ख़्याल ये सोच अब आगे चल सकती है अगर किसी के ज़हन में हो, 21वीं सदी है, फ़ोन हर किसी के हाथ में, आप चेंज को रोक ही नहीं सकते। आपको उल्टे इस चेंज को प्रमोट करना चाहिए तब लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। अगर आप इसकी रुकावट करें तो ये तो आपको ही लेके डूबेगी। तो ये तो अगर किसी की सोच है तो बहुत ही गलत सोच है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। बट ये श्योरिटी से मैं आपको कह सकता हूँ कि हमारे रीजन के अंदर कोई बंदा मुझे ऐसा नहीं मिला जो इस तरीके की सोच रखता हो। एक सवाल अक्सर मैं सोचता हूँ कि जब जो है अंग्रेज़ ने ये रॉयल सिस्टम अबॉलिश किया था, तो ऑन द ग्राउंड उन्होंने किस तरीके से इस सिस्टम को रैप अप किया था? मतलब हम सिर्फ़ पढ़ते ही रहते हैं जी, रॉयल सिस्टम वाज़ अबॉलिश्ड एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। बट कुड यू प्लीज़ टेल मी कि व्हाट डिफरेंस डिड दे एक्चुअली ब्रिंग ऑन द ग्राउंड? उन्होंने उन उन लोगों को अबॉलिश किया था जो उनसे लड़े थे हुँ, हुँ। और उनकी जगह किसी दूसरे को रीइंस्टेट कर दिया या बिल्कुल ही उसको खत्म कर दिया। बट दे केप्ट द रॉयल सिस्टम। सारे प्रिंसली स्टेट्स आप जी, देखेंगे, जी, जी। गन सैल्यूट्स वगैरह ये तो सारी अंग्रेज़ों की दी हुई थी। हुँ, हुँ, तो बेसिकली फिर वो उन्हीं से चलाते थे सारा मुल्क। हुँ, और कहाँ पे बहुत ज़्यादा एफ़िशिएंट हुआ करते थे, कहाँ पे जो उनके इंस्टेटेड थे, वो बिल्कुल ही फ़ज़ूल थे। हुँ, तो आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा मैसूर, बरोडा और मेरे ग्वालियर आई बिलीव।
ये 3 ऐसी स्टेट्स थीं उस वक़्त, जब अंग्रेज़ों ने लिखा था कि भाई इस मुल्क के अंदर अगर डेमोक्रेसी आ रही है, इन 3 जगहों को मत छेड़ना, यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है वो ही सिस्टम स राइट। सही है। और गांधी जी ने भी मेरे ख्याल से माइसोर के लिए कहा था कि अगर किसी को राम-राज देखना है तो यहाँ आके देखें। हाँ। और मीरों की भी हुकूमत कुछ लोग बड़ा उस पे तंज़ करते हैं, बट अब बूढ़े बाबों से पूछें, तो वो याद करते हैं। बड़ी लोगों की ख्याल रखा जाता था। उस वक़्त भी टीबी के मंथली पैसे मिले जाते थे, जिनके पास टीबी होती थी, जिनको एजुकेशन के लिए फ्री स्कॉलरशिप्स मिला जाती थी। तो ये जो एक तस्वीर दिया हुआ है कि सारे राजा-महाराजा जो हैं बस लूटने-फूटने पे बैठे हुए थे, ऐसा नहीं है। बड़ी उनकी जड़ें थी अपने लोगों के अंदर और बड़ा ख्याल रखते थे। अब 37-37, 40-40 पीढ़ियाँ आपने किसी के साथ गुज़ारी हों, बिल्कुल सर। उसके बारे में आप बुरा सोच सकते हैं। सर तो ये जो फ़ौजें हुआ करती थी वो फिर किस तरीके से डिसइंटीग्रेट हुई? और एक बात मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्या आप लोग भी राजा-महाराजा भी जो है वो अपनी फ़ौज के मातहत हुआ करते थे या फ़ौज आप लोगों के मातहत होती थी? मातहत इसलिए होती थी क्योंकि इंस्टेबिलिटी कभी नहीं होती सर थी। कौन? फौजी। ठीक सर। मातहत इसलिए होती थी क्योंकि कभी इंस्टेबिलिटी आपको इन जगहों पे नहीं मिली होती थी। हुँ, यू ऑलवेज़ न्यू हू द किंग वाज़। हुँ, हुँ, ठीक है? उसके हुँ, बाद किसको आना है। वही जज था, वही जूरी थी, वही एग्ज़ीक्यूशनर था, हुँ, वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। हुँ, हुँ, तो द पावर वाज़ कॉन्सन्ट्रेटेड इन वन हैंड। वाह! तो इसलिए से कभी हुआ नहीं। इंट्रिग्स तो फिर भी होती थी, जहाँ पे भी कोई वीक रूलर आ जाता था या राजा की डेथ हो जाती थी, उसके बच्चे होते थे, तो हुँ, ऑब्वियसली आपस में लड़ाई होती थी और फिर वहाँ पे उनकी फ़ोर्सेस एक-दूसरे को सपोर्ट करती थी, जो भी विनिंग कैंडिडेट हो उन्हें। हुँ, और जहाँ पे भी स्टेबिलिटी होती है और एडमिनिस्ट्रेशन तगड़ी होती है, तो वहाँ पे इंटरवेंशन कम होता है। हुँ, हुँ। सर एक सवाल ऑल्दो आप पॉलिटिशियन भी हैं बट जस्ट फॉर नॉलेज सेक एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि देखें आप लोगों ने उस दौर में हुकूमत की जब ना मीडिया होता था, आज कहते हैं ना कि जी एक रियासत के सुतून जो है वो जुडिशरी है, मीडिया है एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। आप लोगों ने जब राज किया तब ना जुडिशरी थी, ना मीडिया था, ना कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, ना लॉ इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई बॉडीज़ बनी हुई थी, ना यूनाइटेड नेशंस था जो आके जो है वो कोई इंटरवेंशन करके चीज़ों को स्टेबलाइज़ करे। उसके बावजूद भी इतनी स्मूथ रनिंग ऑफ द स्टेट हुआ करती थी। उसके बावजूद भी इतनी ओबीडियंस इन द आर्म्ड फोर्सेस हुआ करती थी। हाउ डिड पीपल एक्चुअली अचीव दैट? एंड आई एम सॉरी टू से दिस सर बट आज हम देखते हैं कि जिस इदारे ने हमारे लिए काम करना था, हमें तहफ़्फ़ुज़ देना था, आज वही हम पर जो है वो एक तरीके से काबिज़ आ गए। सो हाउ टू एक्चुअली curtail people to their own jurisdictions? पुराने वक़्तों के अंदर तो वही मैंने आपको बोला उनकी रूट्स बड़ी गहरी होती थी। देयर वाज़ हुँ, एक एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उसके हुँ, अंदर कोई इफ बट ऐसा नहीं होता था। आप फैसला करते थे तो वो मनोहन आदमी को तस्लीम हुँ, करना हुँ, पड़ जाता हुँ, था। हुँ, 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 तब आप एक हर चीज़ पे अगर आप क्वेश्चन पूछने लग जाएँ या ओपिनियन देने लग जाएँ तो चीज़ें नहीं होती। हुँ, उसमें फिर ज़ात-पात का कोई रोल नहीं हुआ करता था। हुँ, एक मेरे ख्याल से एक आयरन फिस्ट आप कह सकते हो उसको, ज़्यादा इतनी अब उसपे भी लोगों को ऐतराज़ है हुँ, कि ओपिनियंस को इतना राय अहमियत नहीं रखती थी। अब वो दोनों साइड है, अब आपको क्या चाहिए? आप चाहते हैं राय हो, ओपिनियन हो हुँ, अ, तो वो फिर दूसरी चीज़ आपको बनानी पड़ती है और आप चाहते हैं नहीं एक फर्म डिसीजन हो, जिसकी कंटिन्यूटी हो, तो उसके लिए आपको अलग सेटअप चाहिए होता था। हुँ, तो वो उस ज़माने में वो सेटअप सूट करता था। आज के ज़माने में आई डोंट थिंक सो वो सूट करे सेटअप लोगों को, उससे ऐतराज़ हो जाए कि यहाँ पे तो एक आदमी की चलती है और ये अपनी तरीके से सोचता है और हमसे पूछता नहीं है। हम देखते हैं वक़्त के साथ-साथ वैल्यूज़ का डिक्लाइन हुआ है, रिस्पेक्ट का डिक्लाइन हुआ है, कल्चर का डिक्लाइन हुआ है, बिहेवियर्स का डिक्लाइन हो रहा है। सर, पहले के दौर में हम लोग बहुत आइडियलाइज़ करते थे रूलर्स को, किंग्स को, प्रिंस को, उनके बारे में कहानियाँ पढ़ते थे। वो लोग अपनी ज़िंदगियाँ किस तरह गुज़ारते हैं, वो लोग उसूल परस्ती किस तरह करते हैं, वो लोग ये शाही निज़ाम कैसे कायम रखते हैं, तौर-तरीकों को किस तरीके से पास रखते हैं। क्या आज के इस डिक्लाइन की वजह ये है कि अब हमने वो कहानियाँ सुनना, कहानियाँ पढ़ना छोड़ दें? या आप क्या समझते हैं कि इस डिक्लाइन की वजह क्या है और हम इसको कैसे रीइंस्टेट कर सकते हैं? पर्सनली आई बिलीव इसमें मेन वजह है डिक्लाइन ऑफ द फैमिली सिस्टम। हुँ, वो हम इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। इट इज़ ऑफ नो वैल्यू टू अस नाउ कि फैमिली सिस्टम ही होता है। अब मैंने आपको बोला कि मैंने कभी अपनी दादी को परदादी के सामने बैठते हुए नहीं देखा, ठीक है? तो अब मैंने वालिद साहब को दादा के सामने भी नहीं बैठते हुए देखा। अब मैं किसी ऑर्गनाइज़ेशन में जाऊँगा, तो मैं अपने बॉस को भी वही इज़्ज़त दूँगा, जो मेरा वालिद मेरे दादा को देता था। मैं किसी खातून बड़ी खातून से भी उस तरीके से बात करूँगा, जिस तरीके से मेरी दादी मेरी परदादी से बात करती थी। अब अगर आज मैं वो देखूँ ही नहीं,
मैं ये देखूँ मेरे वालिद साहब कमाने जा रहे हैं, मेरी वालिदा मोहतरमा किसी चीज़ में बिज़ी हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आ रहा हूँ और रात को हम सो रहे हैं और कोई नहीं है मेरे पास बात करने के लिए। तो मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक बूढ़ा आदमी मेरे लिए क्या रखेगा? तमीज़ या तहज़ीब मेरे लिए क्या मैटर करेगी? मुझे तो यही पता है मैं स्कूल जाऊँगा, सब्जेक्ट में अगर मेरे 70-80 आ गए, तो मैं ज़बरदस्त हूँ और नहीं आए, तो मैं फ़ज़ूल हूँ। और माशरे के अंदर अब आपको मालूम है पहले कोई गलत काम करता था तो हम उसको बड़ा उस नज़रिए से देखते थे कि यार इसने ये चीज़ अगर ली है तो इसका सोर्स सही नहीं है तो भाई इससे पीछे हटो, इसके पास जाने की ज़रूरत नहीं। क्या? आज हमें मालूम है कि वो बंदा 2 नंबर है पर उसके पास अगर 20 गाड़ियाँ हैं, तो वो मोतबर है। हुँ, तो ये तो सिस्टम हमने खुद ने अपने उससे बिगाड़ा है। उसको अगर ठीक करना है तो सबसे पहले आपको फैमिली सिस्टम लाना पड़ेगा। क्या? दादा-दादी आपके घर में होने ज़रूरी है। उनको इज़्ज़त देना आपको ज़रूरी है, वो नहीं होगा। जॉइंट फैमिली सिस्टम होना ज़रूरी है, कि बड़ा भाई छोटे भाई को डाँट रहा है तो कोई बात नहीं। छोटा भाई बड़े भाई से अगर नाराज़ हो गया है तो बड़ा भाई उसको कह रहा है कोई बात नहीं दरगुज़र है। तो ये तो फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम उस किरदार का होगा तभी वैल्यूज़ होंगी, अदरवाइज़ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। किसी किताब से कुछ नहीं सीखा जा सकता। यह हाँ। प्रैक्टिकली सीखा जा सकता है। बहुत खूब सर। बेइंतहा मेरे लिए मेस्मराइज़िंग था आपने जो कुछ कहा। मैं चाहूँगा कि अब आप हैं और आपकी आवाम है, ख़ास तौर पे आपका कबीला, आपकी राजपूत कौम, हर इंसान को फॉर मी यू आर अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग। सो इंस्टेड ऑफ a representative of the Sindh government or the Hindu community or the Rajput clan or the people of the as a human, what does Karni Singh Soda have to say to the whole of humanity? अपनी रूट्स को कभी ना भूलें। आपको अगर आपकी बुनियाद पता है, तो आप फलेंगे-फूलेंगे। आप तरक्की करें, जो आपका दिल करता है, आप पैशनेटली करें, आपको हर मंज़िल मिलेगी, पर अपने रूट्स को कभी ना भूलिएगा एंड जब आप कुछ अचीव कर लें, डू रिमेंबर टू गिव बैक टू योर कम्युनिटी। वापस कम्युनिटी को कुछ ना कुछ दें। अगर आप अच्छे आईटी ग्रेड बन जाते हैं, आईटी बिज़ने उसमें आ जाते हैं, तो आईटी के बारे में कुछ बच्चों को ज़रूर सिखाइए अपना टाइम निकाल के, जिस प्रोफ़ेशन में भी हो। वो अगर हम कंट्रीब्यूट कर जाएँ, हर कोई आदमी अपनी फ़ील्ड से कुछ वक़्त निकाल के कुछ नौजवान को सिखा दे, तो आई थिंक वी विल बी इन अ बेटर शेप। Sir, thank you so much. थैंक यू सर, Thank थैंक you so यू। much.